Okay. The problem number 6 is how? The important problem. It is asked in your CBSE board at least 4 or 5 times, and it is the tough problem of the electric flux. So focused on it. So the electric field component in the figures are. So firstly I have to draw the figure over here. Okay, that is your y-axis, it is your x-axis, and it is your z-axis. Clear? अब बहुत ध्यान से देखना, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाली है. और यहाँ पर ये फिगर में क्या किया इसने, यहाँ पर एक क्यूब रखा हुआ है इस तरीके से. क्लियर? दिस इज द क्यूब, और इसको कुछ हैश लाइन किया हो. इट इज सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 2. क्लियर? एंड द साइड ऑफ द क्यूब्स आर गिवन एज योर ए. एंड दिस क्यूब जो है ये ऑरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये ए डिस्टेंस पर रखा हुआ है. इट इज द एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, बट द ए इज मिसिंग ओवर हियर. एंड द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन एज योर सॉरी, प्रॉब्लम में जो अल्फा है वो ए दिया हुआ है, इसको सुधार लेना. एंड दैट इज योर 0.1 मीटर. एंड द अल्फा इज गिवन एज योर 800 न्यूटन पर कूलम meter to the power half, whatever be alpha, it's a constant over here. And electric field, the important thing is the electric field. तो कह रहा था electric field components in the figures are Ex is equal to how much? Alpha x to the power 1 by 2, Ey is equal to 0, and Ez is equal to how much? 0. First the flux through the cube, and the second the charge within the cube. Clear? कह रहा है इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है और चार्ज कितना है. तो भाई फ्लक्स निकल आएगा तो गॉस थ्योरम लगा के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लगा के चार्ज तो अपन निकाल लेंगे. द मेन एम इज टू कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग फ्रॉम दिस फेस. क्लियर? हियर एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस. कितनी है? अल्फा एक्स टू द पावर 1 by 2. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस 0. इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस इज हाउ मच? इट्स योर 0. क्लियर? अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज समथिंग लाइक दिस. ये कुछ इस तरीके से. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन एज योर अल्फा एक्स टू द पावर 1 by 2. क्लियर? एंड हियर एक्स इज व्हाट? एक्स एक्सिस. अगर हम ऑरिजिन पर, इफ समबडी आस्क्ड यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पर है तो एक्स की वैल्यू ऑरिजिन पर कितनी होती? 0. तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितना रख दोगे? 0. जब 0 रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिन पर कितना आ जाएगी? 0. कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पर कितना, इस फेस की जो डिस्टेंस है बच्चा, वो डिस्टेंस कितना है? ऑरिजिन से ए. अगर डिस्टेंस ए ऑरिजिन से, सपोज दिस इज योर आपका फेस नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? E1 इज इक्वल टू एस की जगह ए रख देना आप, तो कितना हो जाएगा? अल्फा ए टू द पावर 1 by 2. क्लियर? कोई पूछे यहाँ पर कितना है? दिस इज द फेस, और ये जो फेस है बच्चा ए प्लस ए कितनी डिस्टेंस पर है आपकी? ये दैट इज योर एक्स इक्वल टू कितना यहाँ पर? ये ट्वाइस ए है. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर इज योर E2 इज इक्वल टू अल्फा 2a टू द पावर कितना हो जाएगा? 1 by 2. तो इट विल बिकम अल्फा 2 टू द पावर 1 by 2 इंटू a टू द पावर 1 by 2. क्लियर? डन. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड करी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस साथ चेंज हो रही है. जैसे जैसे एक्स एक्सिस में आप दूर जाते जाओगे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है. इस फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, इस फेस की इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है. मैंने दोनों फेसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर ली यहाँ पर आपकी ये कैलकुलेट कर ली. अब मैं इन्हीं दोनों फेसेस के पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि मुझे पता है कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा. प्रॉब्लम नंबर 2, एरिया वेक्टर किधर है? फेस ऐसे रखा है, एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा. एरिया वेक्टर इज ओवर देयर. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर जा रही है? अंदर की ओर जा रही है. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंगल कितना हो गया? 180. सिमिलरली इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री. बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर 90 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस फेस का ऊपर होगा 90 डिग्री. चार फेसेस का तो 0 ही होना. प्रॉब्लम नंबर 2 के हिसाब से देख लेना आप. जो क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये अब हमने कैलकुलेट करना है. तो अगर अपन इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स कैलकुलेट करें, क्योंकि बाकी चार का तो हो जाएगा कितना? 0, क्योंकि एंगल कितना? 90 डिग्री. और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई और जेड कोई कंपोनेंट है भी नहीं, तो उससे हमें देखना भी नहीं है. तो एक्स एक्सिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दी. तो फेस 1 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? तो फेस 1 से कितना फ्लक्स पास हो रहा? फाई E1 इज इक्वल टू E1 डॉट क्या लगाओगे आप? D बस. Why E1? Because at the phase 1 the value of this one is your E1. And what is the value of
यहाँ पर देख लेते हैं E1.ds1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इट विल बिकम E1 ds cos 180, cos 180 जाओ में जैसे -1, तो माइनस साइन और E1 को बाहर लेते, इट विल बिकम माइनस E1 एंड इट विल बिकम हाउ मच, इट्स योर ds. ds इज व्हाट, द कंप्लीट एरिया ऑफ द फेस. जहां पर ds कट किया तो इस फेस की बात कर रहे हैं, ये कि स्क्वायर है, साइड कितना a है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर. इसका टोटल एरिया a स्क्वायर और इसका भी टोटल एरिया कितना होगा a स्क्वायर होगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द फेसेस. तो व्हाट विल बिकम माइनस E1 इंटू कितना हो गया, ये a स्क्वायर हो गया. अब E1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, ये माइनस अल्फा a टू द पावर 1/2 इंटू a स्क्वायर. क्लियर, E1 की वैल्यू ये है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस अल्फा a टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2. सेम बेस पर पावर्स को क्या कर देना, आपको ऐड कर देना. क्लियर. ऑन कमिंग टू फेस नंबर सेकंड, तो फेस नंबर सेकंड से कितना फ्लक्स पास होगा, तो phi E2 इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बिकम E2 डॉट ds. Why E2? Because at the phase number second the value of electric field will become how much, it's your E2, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू ट्वाइस से रखेंगे तो ये आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड. और एंगल कितना है यहाँ पर बच्चा आपको, ये दैट इज योर 0 डिग्री. तो इट विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम योर E2 ds हाउ मच, cos 0. cos 0 इज हाउ मच 1. E2 को अपन क्या कर लेते हैं, आप ये बाहर ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ द एरिया वेक्टर. और कितना एरिया, जिस फेस पर आपने कट किया, टोटल एरिया कितना है इसका a स्क्वायर है. It will become E2 into how much, it's your a square. So you will get E2 की वैल्यू रख रहा हूँ अल्फा 2 to the power 1/2 a to the power 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा ये. तो ऑन सॉल्विंग इट व्हाट यू गेट 2 to the power 1/2 पहले ले रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा अल्फा a to the power 3/2. The electric flux from this phase is this one. The electric flux from this phase is negative alpha a to the power 3/2. What is the total electric flux? So total electric flux will become how much? It is your phi E is equal to phi E1 plus कितना हो जाएगा आपका, phi E2 हो जाएगा ये अल्फा a to the power 3/2. अल्फा a to the power 3/2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आप वैल्यू पुट करोगे ये, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये जो है, इट विल बिकम अल्फा a to the power 1/3. जैसे ही आप कॉमन लोगे यहाँ पर, आप सॉरी अल्फा a to the power 3/2 जैसे ही कॉमन लोगे तो यू विल गेट 2 to the power 1/2 minus 1. और यहाँ अल्फा और ए की वैल्यू रखोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे. इट्स एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी, तो यू कैन गो एंड चेक द आंसर फ्रॉम द एनसीईआरटी. और आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी एक बार देखना, आपको जब सोल्यूशन समझ में आ जाए मुझे बता देना कि हाँ सर मैंने एनसीईआरटी का सोल्यूशन समझ लिया है. क्लियर. तो दिस इज द फ्लक्स विच इज पासिंग फ्रॉम दिस क्यू. क्लियर. द सेकेंड पार्ट में पूछ रहा व्हाट इज द नेट चार्ज, तो भाई फ्लक्स आ चुका है यार, नेट चार्ज में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई हाउ मच, अब साइलेंट नॉट, तो क्यू इज इक्वल टू हाउ मच, फाई ई इंटू कितना हो जाएगा, अब साइलेंट नॉट, दैट इज योर नेट चार्ज. फाई की वैल्यू रख दो यहाँ से, अल्फा और ए की वैल्यू रखने के बाद साइन नॉट की वैल्यू रख दो, यू विल गेट द चार्ज. क्लियर. एंड आई वांट ईच प्रॉब्लम इन योर नोटबुक बिकॉज आई ऑलरेडी हैड सेंड द नोट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 1. उसी के लास्ट में आफ्टर आई नीड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम शुड बी ऑन कॉपी. क्लियर. So on coming to the next problem is your problem number 7. ये थोड़ा सा साइज में ज़्यादा है प्रॉब्लम नंबर 7. ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है. लगभग हाफ पेजेस में ये प्रॉब्लम लिखी हुई है. देखो क्या रहा है और बहुत ध्यान से समझना है. क्लियर. देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस. क्लियर. तो यहाँ पर क्या भाई, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करता है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to draw the coordinate axis over here. That is your x-axis, y-axis, and it is your z-axis. Clear? And it is saying that कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 0. क्लियर. और नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब x की वैल्यू कितनी है आपकी, लेस देन 0. क्लियर. इतना समझ में आ रहा है. ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस. और पढ़ लेते हैं आगे. एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स. क्लियर. एंड इट इज गिवन दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, इट इज गिवन दैट E इज इक्वल टू 200 I कैप न्यूटन पर कूलम और x इज ग्रेटर देन 0. मतलब इस साइड के लिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी है आपकी, 200 I कैप न्यूटन पर कूलम एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द x एक्सिस. क्लियर. एंड बट फॉर x इज लेस देन 0
फॉर x इज लेस देन 0 के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज योर E is equal to -200 I cap Newton per coulomb. Electric field can never be negative. Negative sign is just indicating the direction. So it will treat as your minus I cap. Minus I cap का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की हो है आपकी, ये इधर की हो. क्लियर? तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस प्रॉब्लम जो भी मैं बात कर रहा हूँ. भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट साइड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, लेफ्ट साइड. कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड भी 200 है, नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड भी 200 है. यहाँ नेगेटिव साइन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है कि नेगेटिव एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, इधर कितनी है, राइट साइड. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रीवियस प्रॉब्लम का चेंज नहीं हो रही क्योंकि यहाँ कोई एक्स वक्स नहीं आ रहा, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी, 200 एंड 200. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at origin and its axis along the x-axis. Clear? तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपके पास, you have to place a cylinder over here. हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिलेंडर है, उस सिलेंडर का सेंटर यहाँ पर, उसकी लेंथ कितनी है 20. तो सिलेंडर को इस तरीके से रखना है, तो 5 इधर, 10 इधर जाएगा, 10 इधर जाएगा ये. तो और सिलेंडर क्या है, कुछ आपका इस तरीके से यहाँ पर ये रखा हुआ लाइक दिस. क्लियर? तो जब सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सिलेंडर, और रेडियस कितनी दी हुई है इसकी आपकी, दैट इज योर 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी दी है 20 सेंटीमीटर. तो अगर ये 20, और ये सिलेंडर का क्या फेस है, फर्स्ट फेस और सेकंड फेस, तो ये लेंथ कितनी आपकी यहाँ पर हो गई आपकी, आप प्रॉब्लम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर. मतलब इसका एक फेस कहाँ पर है, x इक्वल टू +10 सेंटीमीटर पर, और इसका दूसरा फेस कहाँ पर है, x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर. Clear? And the radius of cylinder is how much? It is your 5 centimeter. Clear? This is the situation. सिलेंडर थोड़ा सा सही से नहीं ड्रॉ हो पाया, ये थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लें, फिर देखते हैं आगे. सेंटर सही से मैच नहीं कर पाया. It is something like this. O, and the radius of cylinder is how much? It's your 5 centimeter. It means this is what? This is the face of cylinder and this is the side of cylinder. जिसको अभी आपने प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस बोला. कर्व सरफेस को साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं. तो ये न्यू टर्मिनोलॉजी जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना. क्लियर? टोटल लेंथ कितनी सिलेंडर की आपकी, 20, 10 + 10 20. ए पार्ट, what is the net outward flux through each flat face. इस फेस से और इस फेस से नेट फ्लक्स कितना पास हो, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी पड़ी. देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर, इधर. नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर. क्लियर? अब ये सिलेंडर क्या इस तरीके से रखा हुआ. अब अगर यहाँ डीएस कट करोगे परपेंडिकुलर आउटसाइड, यहाँ डीएस कट करोगे परपेंडिकुलर आउटसाइड. तो यहाँ पर डीएस कट किया तो परपेंडिकुलर आउटसाइड, यहाँ पर डीएस कट किया तो वो भी गया किधर, परपेंडिकुलर आउटसाइड. मतलब फॉर बोथ द फेसेस, केवल फ्लैट फेसेस का निकाल, बोथ द फेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री. दैट इज योर 0 डिग्री एंड दैट इज योर 0 डिग्री. क्लियर? सपोज अगर कोई पूछे साइड पर कितना, तो अगर यहाँ डीएस वेक्टर कट करोगे परपेंडिकुलर आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ डीएस कट करोगे परपेंडिकुलर आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. मतलब कर्व सरफेस के लिए बार बार एंगल चाहे जिधर जाओ कितना आएगा, 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री. एक फ्लैट फेस से और दूसरे फ्लैट फेस से कितनी, तो टोटल कह रहा है दोनों फेसेस से पास होने वाला नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना. एक का निकाल के उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे. तो अगर इसको फेस 1 बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, फेस 2 बोल देते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे तो किसी भी एक के कारण निकाल लेते हैं. तो φE1 इज इक्वल टू क्या लगाओगे आप यहाँ से, E डॉट ds. क्लियर? इट विल बिकम हाउ मच, E ds cos 0. cos 0 कितना होता है आपको, 1 होता है. 1 होता है, E को क्या कर लोगे आप, बाहर निकाल लोगे, और इट विल बिकम हाउ मच, इट्स योर ds. अब ds कितना हो जाएगा, इस फेस का एरिया, इसकी रेडियस कितनी है 5, एरिया कितना हो जाएगा πr². It will become E into how much, it's your πr². Similarly, if you go to calculate the flux from this flat face, φE2, तो φE2 भी E dot ds सेम कितना आएगा, इतना. तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, ये φE from the flat surface, EF flat surface, that is your φE due to first plus φE due to second, दोनों यही है. तो it will become twice time E into how much, it's your πr². आप वैल्यू रख दोगे सबकी प्रॉपर यूनिट्स के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर? ऑन कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर सेकंड प्रॉब्लम इज सेइंग दैट व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ साइड. तो साइड में एंगल कितना है, चाहे इधर रहो चाहे इधर रहो, एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो बार बार फ्लक्स कितना हो जाएगा ये,
तो सेकंड का फ्लक्स फ्रॉम साइड विल बिकम हाउ मच, इट्स योर 0. एंड द सी इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर. कंप्लीट सिलेंडर से नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना है. तो जो फ्लक्स होता है आपका ये फ्लक्स ड्यू टू कर्व सरफेस जिसको साइड बोलते हैं, प्लस फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस, प्लस फ्लक्स ड्यू टू प्लेन सरफेस. क्लियर. तो ये 0 है. एक सिंगल की वैल्यू कितनी है, ई पाई आर स्क्वायर. ई पाई आर स्क्वायर जो फर्स्ट का आंसर हो सेकंड का आंसर हो जाएगा ट्वाइस ई पाई आर स्क्वायर. टोटल फ्लक्स पूछा है इसमें इतना हो जाएगा ये. एंड लास्ट में पूछा व्हाट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. तो फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो क्यू विल बिकम हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई. यू विल फाइंड द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड. थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, इस वीडियो को बहुत ध्यान सुनना तो सारी चीजें अपने आप. आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गई. और ये भी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, आप इसका भी सोल्यूशन पढ़ना है. समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया. क्लियर. ऑन कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 8, वी हैव ओनली 3 प्रॉब्लम्स लेफ्ट. So on coming to the problem number 8, and it is saying that it is a tricky problem. कुछ solution ही नहीं है इसमें. You have 4 point charges, that is your 2q, q, minus q and minus 2. Clear? And if possible, describe how would you place the closed surface that encloses at least the charge 2q and through which the net flux is. A में कितना आपका ये, that is your 0. ए पार्ट में नेट फ्लक्स कितना दिया आपका ये 0. बी पार्ट में जो नेट फ्लक्स दिया है ये कितना दिया हुआ है आपका ये, दैट इज योर 3q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. एंड द सी पार्ट में नेट फ्लक्स इज गिवन एज योर -2q डिवाइड बाई हाउ मच, एप्सिलॉन नॉट. क्या कह रहा है क्लोज सरफेस. और इस क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्ज तो रखना ही रखना, 2q बिल्कुल कंपल्सरी रखना ही रखना. और 4 चार्जेस कह रहा कि इस क्लोज सरफेस के अंदर 2q के अलावा और किसको किसको रखा जाए कि फर्स्ट पार्ट में फ्लक्स 0 हो जाए. फ्लक्स 0 कब होगा बच्चा, जब नेट चार्ज कितना हो जाए 0 हो जाए. तो भाई 2q तो रखना ही रखना. इन 3 में से या तो तीनों रखो या कोई 2 रखो या कोई 1 रखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम. तो फ्लक्स क्या होता है आपका यहाँ पर ये q इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब अगर फ्लक्स 0 है तो q इनक्लोज्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो इसके 2 ऑप्शन, जैसे 2q के साथ अगर हमने यहाँ -2q रख दिया तब भी नेट चार्ज कितना हो गया 0. मतलब इन दोनों में यहाँ पर इसके 2 ऑप्शन है, या तो उसके अंदर 2q के साथ -2q को रख दो या आप चारों को रख दोगे, तब भी चारों को ऐड करोगे 2q कैंसिल क्यों, तो या तो आप यहाँ पर क्या रख दो, आप फोर्थ को रख दो ये q -q और कितना -2q. तो इसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि 2q के साथ आप या तो केवल इसको रखो या सबको रख दो, नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगी. बी पार्ट कह रहा है कि 3q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब 2q के साथ कौन सा रख दिया जाए कि टोटल चार्ज 3q आ जाए, तभी 3q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो 2 के साथ किसको रख दिया जाए, q को रख दिया, क्योंकि इनको रखोगे तो माइनस हो जाएगा. तो यहाँ की जो पॉसिबिलिटी दैट इज योर 2q along with q, इट विल बिकम 3q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पर कितना -2q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. 2q तो रखना ही है, 2q तो रखना ही है, कंपलसरी है. कह रहा है ये कब मिलेगा. तो अगर आप इसके साथ रखते हो 0, इन दोनों को रखते हो 0, इसके साथ इन दोनों को रखते हो, मान लो 2q के साथ अपने किसको रख दिया -q और -2q को, तो -3q और 2q -q, तो यहाँ -2q आ रहा है. क्लियर. तो इसका मतलब इस चार्ज की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. कभी भी इन 4 सेट के, इन 4 चार्जेस के सेट में जहाँ 2q कंपलसरी है, आप इस फ्लक्स को नहीं ऑब्टेन कर सकते हो. मतलब इसका आंसर होगा आपका नो कॉम्बिनेशन. क्लियर. चार्जेस का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है ही नहीं जिसके कारण इतना फ्लक्स क्या कर सको, आप ऑब्टेन कर सको. इसके कारण 2 कॉम्बिनेशन है, इसके कारण भी 1 कॉम्बिनेशन, बट इट हैज नो कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू आप क्या कर सको, यहाँ पर फ्लक्स को जनरेट कर सको. ऑन कमिंग टू द प्रॉब्लम नंबर 9, कंसीडर 2 hollow concentric spheres S1 and S2 enclosing charge 2q and 4q respectively. Clear. It's a little bit much more easier problem than others. Clear. तो यहाँ पर क्या है, this is the surface S1 and this is the surface S2 and here is the charge inside the surface S1 is your 2q and here the charge inside the surface S2 is your 4q. Clear. तो the first problem मुझे पता है क्या पूछ रहा है. कह रहा है दोनों सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बनाओ. S1 से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो सपोज फाई E1 इज इक्वल टू क्या कर दोगे, टोटल चार्ज इनक्लोज कितना 2q डिवाइड बाय हाउ मच, इट्स योर एप्सिलॉन. फाई S2 से कितना पास हो रहा है, दैट इज योर फाई E2. तो फाई E2 इज इक्वल टू हाउ मच, S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना 4q प्लस 2q, ये भी तो आ जाएगा ना इसी के अंदर ही. तो 4q प्लस 2q कितना हो जाएगा 6q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. दोनों का रेशियो लेना है यार, कुछ नहीं करना है. फाई E1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फाई E2, u will become 2q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 6q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. सब कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करना है यार, 1/3 आ जाए. क्लियर. अब क्या कह रहा है ये, हाँ द नेक्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट वन कि दैट इज योर
बी, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 चेंज, S1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है इसमें, ये कब है, जब इसके अंदर कौन सा मीडियम, एयर मीडियम, कितना कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। अगर इसके अंदर कोई ऐसा मीडियम रख दिया जाए जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी हुई है आपकी, ये एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने बोला था ये कुछ नहीं होता, पूरा खोलना, इसी को डायरेक्टिव कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो के को यहाँ क्या बोल दिया गया, एप्सिलॉन r, रिलेटिव परमिटिविटी। कह रहा अब S1 से कितना फ्लक्स पास होगा अगर इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए और उस मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना आपका, ये देखो यहाँ पर ध्यान समझना। गॉस थ्योरम क्या पढ़ते हैं अपन, बहुत ध्यान समझना है इसलिए, जो भी गॉस थ्योरम अपन पढ़ते हैं, सपोज ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है, कितना फ्लक्स पास होगा, तो 5 डिवाइड बाई Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। क्लियर, तो प्रॉब्लम इसमें डन। यहाँ पर ये तब है जब अंदर कौन सा मीडियम होता है, लेकिन अगर यहाँ कोई मीडियम आ जाए जिसका डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना होगा, K होगा, यही गॉस थ्योरम इस तरीके से अप्लाई होगा, Q डिवाइड बाई K एप्सिलॉन, जो अपन ने वहाँ फोर्स में किया था। क्यों, क्योंकि भाई देखो जो फोर्स होता है वो मीडियम के आने पर K टाइम्स कम हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है F डिवाइड बाई Q नॉट, तो अगर फोर्स कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स कम हो जाएगा। जो फ्लक्स होता है ये होता है आपका ये E डॉट ds, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो तो फ्लक्स भी K टाइम्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देना, सीबीएसई बोर्ड में आई हुई प्रॉब्लम ही बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर K टाइम्स क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और K की वैल्यू वहाँ पर कितनी दी, एप्सिलॉन r। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर ये कि अगर यहाँ पर अपन कोई एक डायरेक्ट्रिक मीडियम लाए जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव प्रॉपर्टी जो इसमें दी एप्सिलॉन r है, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस नीचे K से डिवाइड करना है, K से डिवाइड करने का मतलब एप्सिलॉन नंबर r। We have problem number 10 also on the sheet, but problem number 10 is not related to the flux, so I will discuss it the somewhere else जहाँ पर इसके फैमिली की प्रॉब्लम्स होंगी। क्लियर, so in the next video we will go for the NCERT, complete NCERT with example as well as with exercise। maximum problem of NCERT had been solved by me, correct। so कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो देखना होगा, and that will be your last slide of this chapter। after that we will start the second chapter, and it will start maybe the day after tomorrow, that is from 3rd May we will start the next chapter of the physics। thank you।